आज 31 मार्च 2026 का दिन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान वॉर का ये 32वां दिन है और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, हमारी कोशिश रहती है कि 24 घंटे में जो भी बड़े अपडेट हुए हैं, वो अपडेट हम आपके सामने लेके आएँ और उन घटनाओं का विश्लेषण करें, आपको समझाने की कोशिश करें। तो ये एपिसोड उसी सिलसिले की एक नई कड़ी है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका कैसे कोशिश कर रहा है कि वो ईरान के मिसाइल पावर को पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद कर दे और उसको एक फेस सेविंग मिल जाए। और इसके अलावा डिप्लोमेसी के मोर्चे पे एक बड़ी खबर ये है कि अमेरिका में एक अंदर ही अंदर खिचड़ी पक रही है। एक एग्जिट प्लान तैयार हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इस युद्ध से किसी भी तरीके से बाहर निकला जाए। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ ने क्या कहा है? दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू और इज़राइल कर्ट्ज़ जो इज़राइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने लेबनान के बारे में क्या जानकारी दी है? और सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और ये तमाम जो अरब देश हैं, वो अमेरिका से दरअसल क्या चाहते हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी बात करेंगे कि ईरान की क्या रणनीति बन रही नई और ईरान किस तरीके से और दबाव जो है पश्चिमी देशों पर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो इस युद्ध में अपनी शर्तों पे समझौते कर सके। तो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें समेटेंगे और जैसा कि हमारी रवायत रही है कि हम शुरुआत करते हैं ईरान की तरफ से जो हिट हुए हैं उसके ऊपर। तो ईरान ने सबसे पहले अपडेट ये है कि ईरान ने एक MQ-9 रिपर ड्रोन जो कि अ, अमेरिकी ड्रोन है उसको इस्तेफ़ाहान में मार गिराया है। और ये ड्रोन जो है उन्होंने तब मार गिराया जब इस्तेफ़ाहान में अमेरिका की तरफ से बंकर बस्टर बम दागे गए थे, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि ये बंकर बस्टर बम क्या होते हैं और क्यों उसकी इस्तेमाल जो है अमेरिकी फ़ौज के द्वारा, अमेरिकी एयरफ़ोर्स के द्वारा किया गया है और वो कितना असरकारक जो है हो सकता है, कितना असरदायी हो सकता है ईरान के खिलाफ। तो इसके ऊपर पूरा का पूरा एक तर्जिया हमने किया है, उसके ऊपर अलग वीडियो बनाया है, वो हम कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक जो है वो पिन कर दें। उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग जो है इस पूरे के पूरे वॉरफेयर में बन पाए। तो MQ-9 रिपर ड्रोन जो है वो इस्फ़हान में जो हमला हुआ है उसके बाद में अमेरिका ने अमेरिकी ड्रोन जो है ये ईरान ने मार गिराया है। इसके अलावा दुबई में 2 बड़े इंसिडेंट हुए हैं। पहला तो दुबई का जो पोर्ट है उससे 31 नॉटिकल माइल दूर एक शिप जो है उसको निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से। और यूके मरीन ट्रेड ऑफ जिसको यूके एमटीओ भी कहा जाता है, उसकी तरफ से ये बड़ी संस्था है जो कि बुनियादी तौर पे मरीन ट्रेड्स जो होती हैं उसके ऑपरेशंस के ऊपर नज़र रखती है और कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से इंसिडेंट होते हैं, उसकी रिपोर्टिंग की सबसे भरोसेमंद, सबसे विश्वसनीय संस्था यूके एमटीओ को माना जाता है। उसने ये बताया कि 31 नॉटिकल माइल दूर जो दुबई का पोर्ट है वहाँ से एक ऑयल टैंकर को हिट किया गया और बाद में ये पता चला कि ये ऑयल टैंकर जो है, ये कुवैती ऑयल टैंकर था जिसको हिट किया गया। इसके अलावा दुबई में अल सुतवा में डायरेक्ट हिट हुआ है जिसका कि हमारे पास में विजुअल कन्फर्मेशन है, लेकिन हमारे पास ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन उसका नहीं है। दुबई की तरफ से उसके ऊपर कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है। अल सुतवा जो है वहाँ का दुबई का मोस्ट, जो लोग दुबई जाते रहे हैं, उनको पता होगा कि मोस्ट वाइब्रेंट कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की दुबई की। और यहाँ पे फिलिपिनो आबादी ठीक-ठाक है। ठीक-ठाक लोग, फिलिपिनो लोग जो हैं, फिलीपींस के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। इसका हालाँकि हमारे पास में ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं है। अमीरात में, मतलब मुत्तहिदा अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात में एक और जगह पे थुराया टेलीकॉम बिल्डिंग है शारजहाँ की, उसके ऊपर भी एक ड्रोन जाके हिट किया है। तो इसकी भी खबर हमारे पास में है। एरबिल, इराक में बार-बार लगातार हमले हो ही रहे हैं। एरबिल वो जगह है जो कि इराकी कुर्दिस्तान में पड़ती है, जो ऐसा रीजन जहाँ पे कुर्द गवर्नरेट है, जहाँ पे कुर्दों की सरकार है। वहाँ पे एक अमेरिकन बेस है एरबिल में, उसके ऊपर डायरेक्ट हमले हो रहे हैं लगातार। जो इराक में शिया मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि एक तरीके से ईरान के इत्तेहादी हैं, वो बार-बार हमले करते हैं वहाँ पे। एरबिल को बहुत बार निशाना बनाया गया है और आज फिर कल 10 के तकरीबन वहाँ पे हमले किए गए थे ड्रोन से, आज फिर उसको निशाना बनाया गया। इस पूरे युद्ध में अभी सबसे ज़बरदस्त, सबसे भयंकर जो युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है लेबनान के मोर्चे पे। तो लेबनान के मोर्चे को थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में आज समझाने की कोशिश करूँगा कि दरअसल वहाँ क्या हो रहा है। लेबनान में एक नदी पड़ती है जिसको लिटानी कहते हैं। लिटानी के जो ये साउथ का हिस्सा है, यहाँ पे हिजबुल्ला की मौजूद पकड़ मानी जाती है और यहाँ पे बहुत सालों से संघर्ष चल रहा है हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच में। और लगातार यहाँ पे जंग चलती रही हैं और यहाँ पे फिर से आईडीएफ ने जो है ग्राउंड इन्वेजन करके एक तरीके से हिजबुल्ला की कमर तोड़ने की कोशिश की थी। और लेकिन हिजबुल्ला ने उसका बहुत करारा जवाब दिया है, जैसा जवाब बहुत सारे इजराइल के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि हमको ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी हिजबुल्ला से, क्योंकि पिछले ऑपरेशन में, जो 12 डे वॉर से पहले जो ऑपरेशन हिजबुल्ला के खिलाफ हुए थे, जिसमें नसरल्ला जो कि हिजबुल्ला के चीफ थे, और उसके बाद की भी 2-3 लीडरशिप जो है वो मोसाद और आईडीएफ की तरफ से उनको
टारगेटेड एसेसिनेशन में मार दिया गया था। जिसके बाद में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि और जो फेमस जो पेजर ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक साथ कई पेजर्स में धमाके हुए थे, वो भी इज़राइल के द्वारा किया गया था, जिसको एक एस्पियोनाज और ऑपरेशंस का एक तरीके से टॉप नॉच ऑपरेशन कहा जाता है। आने वाली पीढ़ियों को उस तरीके के ऑपरेशन पढ़ाए जाएँगे, इस तरीके का ऑपरेशन था वो मोसाद का, और उसके बावजूद जो है हिज़्बुल्लाह को वो पूरी तरीके से डिकैपिटेट नहीं कर पाए हैं। और हिज़्बुल्लाह अभी जो है बहुत तगड़े तरीके से, बहुत मजबूती के साथ में आईडीएफ से लड़ रही है लेबनान में। तो उस पूरे के पूरे मोर्चे को थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेबनान में एक जगह पड़ती है जिसको बिन्त जबील कहते हैं। अच्छा, बिन्त का मतलब होता है अरबी में बेटी। जैसे बिन का मतलब होता है बेटा। जैसे ओसामा बिन लादेन मतलब ओसामा लादेन का बेटा, और इसी तरीके से बिन्त मतलब होता है बेटी। तो ऐसे बिन्त जबील का मतलब होता है पहाड़ों की बेटी। तो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी टाइप में, तो उस तरीके से वो बिन जबील है, एक पहाड़ की गोद में बसा हुआ टाउन है जिसकी आबादी कहा जाता है कि 30,000 के तकरीबन है। लेकिन ये अंदाज़ा ही है क्योंकि 1931-32 के बाद में लेबनान में कोई जनगणना हुई नहीं है। तो हमारे पास में एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, सिविलियन आबादी कितनी है। यहाँ पे हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच में ज़बरदस्त जो है लड़ाई चल रही है, और आईडीएफ जो है इस पूरे के पूरे टाउन के चारों तरफ उसने घेरा डाल रखा है, और वो हर बीतते दिन जो है इस घेरे को तंग करने की कोशिश कर रहा है, टाइट करने की कोशिश कर रहा है। और ये टाउन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको हिजबुल्लाह की एक तरीके से राजधानी कहा जाता है। हिजबुल्लाह का यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है, और यहाँ पे एक इलाका जो है, और ये इसका एक इतिहास भी रहा है। 1982 से लेके 2000 तक आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच में जो है इस इलाके में लगातार झड़पें, लगातार जंग चली हैं, गुएरिल्ला वॉरफेयर चला है। 2000 में इज़राइल ने जो है ये इलाका खाली कर दिया था आईडीएफ ने, और उसके बाद में हिजबुल्लाह ने वापस अपनी वापसी की थी। और उस समय नसरल्लाह जो कि आईडीएफ हिजबुल्लाह के चीफ थे, उन्होंने ये कहा था कि आईडीएफ की जो सिक्योरिटी है, आईडीएफ की जो मजबूती है, वो मकड़ी के जालों की जैसी है, मतलब इतने नरम थे कि हमने आराम से उनको तोड़ दिया। तो 2000 में आईडीएफ जो है यहाँ से पीछे हट गई थी, उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे एक इलाका पड़ता है ए नाता। ए नाता जो है उसके उत्तर में से एक घेरा जो है आईडीएफ की तरफ से डाला गया है, और वहाँ से वो जो घेरा तंग करने की कोशिश आईडीएफ की तरफ से की गई। लेकिन यहाँ पे हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त लड़ाई दिखाई गई, हिजबुल्लाह की तरफ से बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया गया। इसके बाद आईडीएफ को वहाँ से पीछे पैर खींचने पड़े, और एनात में जो एक फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे दरअसल जो है आईडीएफ का बिल्डअप हो रखा है, और वहाँ पे आईडीएफ के जो है सैनिक वो जमा हैं, और वो अगली रणनीति की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से एक आउटस्कर्ट में जो बिन जेबिल के एक आउटस्कर्ट में एक इलाका पड़ता है यारोन, जिसके पश्चिम से भी आईडीएफ ने घुसने की कोशिश की है, और जहां पे हैवी क्लैशेस अभी चल रही हैं। और इसके अलावा बेतलियफ के साउथ से भी कोशिश की थी आईडीएफ ने घुसने की, लेकिन वहां पे आईडीएफ के ऊपर एम्बुश हो गया जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं। ये भी कहा गया है कि वहां पे 7 से 8 हेलीकॉप्टर पहुंचे थे जो कि इवैक्यूएशन का काम कर रहे थे, जो घायल थे उनको मैदान जंग से हटाने का काम कर रहे थे। और अभी तक आईडीएफ ने इस पूरे के पूरे युद्ध में पिछले 24 घंटे में 4 डेथ जो हैं और 2 गंभीर घायल, ऐसा उन्होंने बताया कि हमारे 4 सैनिक जो हैं उनकी मौत हो गई है, किल्ड इन एक्शन है, और 2 लोग जो हैं वो घायल हैं। तो ये स्थिति जो है लेबनान की बनती है। लेबनान का मोर्चा बहुत महत्वपूर्ण मोर्चा है। हिजबुल्लाह लगातार वहाँ पे लड़ाई लड़ रहा है आईडीएफ के खिलाफ, और इसके ऊपर इज़राइल का आगे का क्या प्लान है वो जब हम डिप्लोमेसी के मोर्चे पे चलेंगे, जो नेताओं से जो बात हुई, तो उसके ऊपर हम डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इज़राइल दरअसल मोर्चे पे चाहता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं सेंट्रल इज़राइल पे। सेंट्रल इज़राइल पे कई क्लस्टर म्यूनेशन हैं वो फायर होते हुए देखे गए, मल्टीपल जो है इम्पैक्ट वहाँ पे देखे गए। तो जो हमारे पास में कन्फर्म रिपोर्ट है मल्टीपल इम्पैक्ट की, उसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो सेंट्रल इज़राइल में एक जगह पड़ती है यहूद, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ जिसमें एक आदमी जो है वो मारा गया है। इसके अलावा बेनई बार्क में जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इम्पैक्ट हुआ है। पेताह तिकोवा में एक जगह पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। रमत गान में एक जगह पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है। जो इजरायली अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस पूरे अटैक में जो क्लस्टर म्यूनेशन का जो अटैक था उसमें 8 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक के मारे जाने की खबर है या कन्फर्मेशन हमारे पास में है। तो ये कुल मिला के जो ईरान की तरफ से जो हमले किए गए हैं उसका हमारे पास में ये डिटेल थी। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इजराइल की तरफ से कि इजराइल ने कहाँ-कहाँ हमले किए हैं। तो इज़राइल या यूएसए जो दोनों मतलब एलाइड फोर्सेस हैं उनकी तरफ से कहाँ-कहाँ हमले हुए हैं। तो एक जगह पड़ती है निनेवेह इराक में, और यहाँ पे प्रो ईरानी जो मिलिशिया है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई हैं जिसका कन्फर्मेशन हमारे पास में है। सिराज में भी एक म्यूनिशन स्टोरेज जो है वो हिट किया गया है। इसके अलावा इस्फ़हान में जो माउंट सोफ़ा है वहाँ पे बंकर बम्स का इस्तेमाल किया गया है यूएसए की तरफ से। इसके ऊपर पूरा एक जो है
तफ़सील से हमने बात की, एक अलग वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। क्योंकि इसके ऊपर हमने ये आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये बंकर बस्टर बम्स हैं क्या और इसका क्या मायने है और ईरान को किस तरीके से उसके आर्सेनल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और एक फेस सेविंग जो है अमेरिका अपने लिए ढूँढ रहा है, वो इन सब स्ट्राइक्स के ज़रिए ढूँढ ढूँढ रहा है ताकि वो यहाँ से इस युद्ध से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए, जो कि अब वो बहुत फँसा हुआ महसूस कर रहा है। इसके अलावा आईडीएफ ने एक बयान जारी करके कहा है कि उसने 230 एयर स्ट्राइक की हैं, 1 दिन में, मतलब पिछले 24 घंटे में उसने 230 एयर स्ट्राइक की हैं, जिसमें कई जगहों पे उन्होंने ये कहा कि हमने एडीएस हिट किए हैं और तमाम उन्होंने विजुअल भी जारी किए हैं। इसके अलावा तेहरान में उन्होंने कहा कि हमने एक स्पेसिफिक उन्होंने तेहरान का डिटेल दी है कि तेहरान में उन्होंने कहाँ-कहाँ स्ट्राइक की है। तो ईस्ट तेहरान में इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन जो है वो हिट हुआ है, जिससे कई इलाकों में जो 5 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे हमारे यहाँ इलाके कहा जाते हैं दिल्ली में, वेस्ट में और या ईरान में उसको डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है, तो 5 मेजर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 बड़े इलाके जो तेहरान के हैं, वहाँ पे जो है बत्ती गुल रही है, वहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा छाया हुआ रहा। इसके अलावा इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी पे हमको कई जगहों पे जो है एयर स्ट्राइक की खबरें हमको मिली थी, जिसके बारे में 2 अलग-अलग बयानी हैं, आईडीएफ की तरफ से अलग कहा गया है और ईरान की तरफ से अलग कहा गया है। एक फार्मास्यूटिकल फैसिलिटी जो है वेस्ट तेहरान में उसको हिट किया गया है। इसकी ईरान ने बहुत कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये कहा है कि ये दवा बनाने की जगह थी जो कि सिविलियंस के काम आती थी और यहाँ पे कई क्रिटिकल दवाएँ बनती थी और इसको हिट करना जो है वो ठीक नहीं है। इससे सिविलियन आबादी जो है वो प्रभावित होगी, उसके स्वास्थ्य सुरक्षा जो है वो हेल्थ सिक्योरिटी उसकी प्रभावित होगी। और आईडीएफ ने ये कहा है कि उन्होंने मिसाइल वॉरहेड का जो कास्टिंग है, मतलब मिसाइल वॉरहेड जहाँ पे कास्ट होता है, बनाया जाता है और उसको उसमें जो फिलिंग होती है, मतलब जो उसमें विस्फोटक भरे जाते हैं, उसकी फैसिलिटी को हिट किया है। इसके अलावा उन्होंने मिसाइल कंपाउंड रिसर्च और डेवलपमेंट की एक फैसिलिटी को हिट किया है। मोस्ट प्रोबेबली वो इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे थे और ये हमारे इसके यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में विजुअल कन्फर्मेशन है, तो हमको ये पता है कि ये जगहें हिट हुई हैं। इसके अलावा अल-बरोज़ में जो प्रोविंस है उसमें एक जगह पड़ती है करज, आपने बहुत सुना होगा जब आप लगातार ये जो दर्शक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने करज का नाम बहुत सुना होगा। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो है उसको हिट किया गया है और करज का बड़ा हिस्सा इसके बाद में अंधेरे में डूब गया है और वहाँ पे अभी इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो लाइट को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। अनबार करके एक इलाका पड़ता है इराक में, यहाँ पे पीएमएफ या पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का 17th ब्रिगेड यहाँ पे स्टेशन्ड है और उसके ऊपर हमला हुआ है, जिसमें पीएमएफ की जो 17th ब्रिगेड है उसने ये कन्फर्म किया है कि उसके 2 सैनिक जो है इस हमले में मारे गए हैं। तो हमने पीएमएफ के बारे में भी आपको बताया था कि किस तरीके से आईएसआईएस के खिलाफ लड़ने के लिए एक पूरी की पूरी पूरी जो है शिया मिलिशियाज़ तैयार हुई थी। उनको एक छतरी के नीचे लाके एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स बनाई गई और ये अभी जो है वो इराकी आर्मी का हिस्सा हैं, बाकायदा इराकी आर्मी में शामिल हैं और इनकी जो 17th ब्रिगेड है इसको निशाना बनाया गया क्योंकि ये लगातार वहाँ पे अमेरिका के जितने बेसेस थे उनके ऊपर हमला कर रहे थे पीएमएफ और उसके बाद में अभी ये स्थिति बनती है। तो ये मोटा-मोटी इज़राइल और ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स हुई हैं, बड़ी स्ट्राइक्स पिछले 24 घंटे में, उसकी उसकी डिटेल्स हम आपके सामने हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं डिप्लोमेसी के मोर्चे पे, क्योंकि डिप्लोमेसी के मोर्चे पे आज बहुत बड़े डेवलपमेंट्स जो हैं वो हमको देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की। बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कई सारी बातें कही हैं, जिसमें से एक बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि सऊदी से डायरेक्ट मेडिटेरेनियन सी की तरफ जो है एक पूरी की पूरी पाइपलाइन बिछाई जाए, जिससे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाब अल मंदाब का जो चोक पॉइंट है उसको बाईपास किया जा सके अरब देशों के लिए और वहाँ से वो अपना एक्सपोर्ट जो है क्रूड ऑयल का और गैसेस का लगातार जारी रख सकें। तो ऐसी स्थिति कल को बने कि ईरान फिर से इस चोक पॉइंट का इस्तेमाल ब्लैकमेल की तरह करे, एक नेगोशिएशन चिप की तरह करे। उससे बचने के लिए उन्होंने ये कहा है कि एक पूरी की पूरी पाइपलाइन जो है वो मेडिटेरेनियन सी में डायरेक्ट खोली जाए सऊदी के ज़रिए। और कमाल की बात है, ये पाइपलाइन जो है वो सऊदी अरेबिया से होते हुए इज़राइल होते हुए जाती है और अगर ऐसी स्थिति होती है, हालाँकि अभी देखने के लिए ऐसा लगता है कि इज़राइल एक अल्टरनेट रास्ता सुझा रहा है अरब देशों को कि आप इस रास्ते का इस्तेमाल करिए, इज़राइल आपके साथ में है और आप ईरान की जो हॉस्टिलिटी है उससे इसके ज़रिए बच जाएँगे, बचने की स्थिति में हो जाएँगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि कोई भी पाइपलाइन अगर इज़राइल के ज़रिए जाती है तो वो फिर इज़राइल भी इसको नेगोशिएशन चिप की तरह इस्तेमाल कर सकता है, स्ट्रेटेजिकली होस्टेज बना सकता है पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज़ को। तो इसकी एक संभावना जो है एनालिस्ट जता रहे हैं कि अगर ऐसा होता है, लेकिन ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया। साथ में उन्होंने ये किया कि ईरान वॉर के बाद अ
और उन्होंने ये पहले और एक चीज़ उन्होंने और बताई कि उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अरब लीडर्स जितने भी हैं उनसे सीक्रेटली ये बताया था कि ईरान से उनको क्या खतरा हो सकता है, और उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि अरब देश अपना एक अलायंस बनाएँ और हमारे साथ ईरान के खिलाफ वॉर में हमको जॉइन करें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अभी उनको इसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि जो मैंने वार्निंग पहले दी थी कि ईरान उनके लिए इतना खतरनाक हो सकता है और उनकी फैसिलिटीज़ को हिट कर सकता है, तब अरब मुल्कों ने उनका भरोसा नहीं किया और अब ईरान जो है लगातार उनकी जो फैसिलिटीज़ को हिट कर रहा है, ऑयल फैसिलिटीज़ को हिट कर रहा है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहा है, तो उनकी जो चेतावनी जो है ऐसा बतौर बकौल नेतन्याहू जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक और बात हुई। उसका बाद में ट्रंप का बयान की तरफ हम लोग चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारी बातें कही हैं जिसमें जैसा कि उनका सामान्य तौर पे रिटॉरिक्स होते हैं नाटो देशों के खिलाफ और ईरान के खिलाफ, और वो खुद को जीता हुआ घोषित करते हैं। इन तमाम बातों के अलावा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पे थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि खास तौर पे नाटो को एड्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा है कि सभी देश जो वो सारे देश, जैसे कि उन्होंने फिर उदाहरण दिया यूके का, कि जिनको जेट फ्यूल नहीं मिल रहा है, जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री जेट फ्यूल नहीं मिलने की वजह से ठप पड़ी हुई है, उनके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि वो हमारे पास से ले लें क्योंकि हमारे पास खूब सारा जेट फ्यूल पड़ा हुआ है, तो हमसे खरीद सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि वो डिलेड करेज दिखाएँ, मतलब इसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं डिलेड करेज का, विलंबित साहस दिखाएँ, जो मतलब देरी से पैदा हुआ साहस है। इसको आपको दिखाने में जो बहादुरी दिखाने में थोड़ी देरी कर दी, वो डिलेड करेज पैदा करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जाके जो है ये ले लें, ये जो जेट फ्यूल है वो जाके वहाँ पे खुद ले लें। और कुल मिला के वो उनका कहने का मतलब है कि आप जो है उसको खोल दीजिए। तो हम जो ट्रंप का बार-बार जो बयान ये आ रहा है कि नाटो देश जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलवाएँ या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ जाके खोल दें, वो उसके कई सारे रणनीतिक मायने भी हैं, उसको हम थोड़ा-सा अभी आगे आपके सामने उसका विश्लेषण रखेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपने लिए लड़ना सीखना होगा क्योंकि अब अमेरिका जो है वो आपके लिए साथ खड़ा नहीं होगा, कि जैसा कि आपने मेरे साथ किया था। ट्रंप का ये कहना था कि आप मेरी ज़रूरत के साथ समय मेरे साथ खड़े नहीं हुए हैं, वैसे ही अब अमेरिका आपके साथ में खड़ा नहीं रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा साथ-साथ कि फ्रांस ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के जो विमान इज़राइल सप्लाइज़ लेके जा रहे थे, मिलिट्री सप्लाइज़ लेके जा रहे थे, उनके लिए अपना एयर स्पेस फ्रांस ने क्लोज़ करने की घोषणा की थी। और उसके उसके ऊपर गुस्सा गुस्सा दिखाते हुए ट्रंप ने कहा था कि फ्रांस ने जो अपना एयर स्पेस क्लोज़ किया है, इसको हम याद रखेंगे, ये भुलाया नहीं जाएगा। तो इस तरीके का बयान ट्रंप की तरफ से आया है, लेकिन इस बीच में जो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट 2 बयान हैं, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। पहला बयान जो है, वो इज़राइल कर्ड्स की तरफ से है, जो कि रक्षा मंत्री हैं इज़राइल के, और उन्होंने लेबनान को लेके जो है अपनी रणनीति वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि लेबनान में सिक्योरिटी ज़ोन जो हम एक ऐसा स्थापित करेंगे साउथ ऑफ लिटानी रिवर के, और इस पूरे के पूरे इलाके को आईडीएफ कंट्रोल करेगा, यहाँ की सिक्योरिटी आईडीएफ देखेगा। इसके अलावा उन्होंने यहाँ से ये भी कहा कि जो 60,000 लोग विस्थापित होके लिटानी रिवर के नॉर्थ में चले गए हैं, हम अब उनको वापस लौटने नहीं देंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि बॉर्डर इलाका जो है इज़राइल और लेबनान का, वहाँ पे जितने भी गाँव हैं, वहाँ पे जो भी घर बने हुए हैं, जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी हम तबाह कर देंगे ताकि हमारे ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट वापस से ना आए। तो ये इज़राइल कर्ड ने कहा है। कुल मिला के मामला यहाँ पे ये हो रहा है कि जो लिटानी रिवर के साउथ का इलाका है, जिसको इज़राइल ने सबसे पहले 1978 में कब्जा कर लिया था, उसके बाद जब इज़राइल के कब्जे के बाद में वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स फॉर लेबनान करके एक पीस कीपिंग फोर्स लगी थी, जिसके बाद में इज़राइल वहाँ से पीछे हट गया था, और यूनिफिल 1978 से वहाँ पे है। और उसके बाद में साउथ लेबनान के इस हिस्से पे 1982 से फिर इज़राइल ने एग्रेशन दिखाया था। इज़राइल ने फिर एक ऑफेंसिव शुरू किया था और इस इलाके को लगभग 2 साल 2000 तक अपने कब्जे में रखा था। तो अब इज़राइल उस इलाके को वापस से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो साउथ लेबनान का लिटानी रिवर के साउथ का जो इलाका है, उसको अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। और यूनिफिल के मोर्चे भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो कि नाटो में जो दरार है उससे जुड़ी हुई हैं, उसको भी हम थोड़ा-सा इसके बाद समझाएँगे। इस बीच में पोलैंड ने ये कहा है कि पोलैंड की रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि अमेरिका ने हमारे पास में जो पैट्रियट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो पैट्रियट एडीएस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी मार्क अमेरिका की तरफ से की गई है कि वो पोलैंड अपना जो एडीएस है वो अमेरिका को दे दे, क्योंकि उसको वहाँ से मिडिल ईस्ट उसको ट्रांसफ़र करना है, मिडिल ईस्ट में उसको डिप्लॉय करना है। हमने आपको बार-बार ये बताया है कि अमेरिका के बहुत सारे रडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिट किए हैं ईरान ने, और प्रिसिजन स्ट्राइक किए हैं, कई जगहों पे तो ड्रोन से स्ट्राइक किए हैं, और उसकी वजह से अमेरिका के पास में वहाँ पे ना तो इंटरसेप्टर पूरे पड़ रहे हैं, ना उनके पास में पूरी तरीके से एयर डिफेंस
डिफेंस का कवर है और इसकी वजह से अमेरिका का जो सिक्योरिटी अपरेटिस है, जो उसके तमाम सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, वो बिना एयर डिफेंस के एक तरीके से सिटिंग डक हैं, बैठी हुई बतख हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट निशाने बार-बार ताक बाँध के ईरान लगा रहा है। उससे अमेरिका का बड़ा नुकसान होता हुआ हमको दिख रहा है। तो पोलैंड से माँगा था, उससे पहले साउथ कोरिया से माँगा था, जापान से माँगा था, जहाँ पे साउथ कोरिया की तरफ से भी नाराज़गी दिखाई गई थी, जापान की तरफ से नाराज़गी दिखाई गई थी। अब पोलैंड ने तो साफ इनकार ही कर दिया है। इस बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जो यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है, जिसको यूनिफिल कहा जाता है, एक पीस कीपिंग फोर्स है, जैसा कि हमने बताया कि 1978 से वहाँ पे स्टेशन्ड है साउथ लेबनान में। इसके 3 सैनिक 29 और 30 मार्च को अलग-अलग इंसिडेंट में मारे गए। ये तीनों सैनिक इंडोनेशियन थे और इसके अलावा एक बड़ा इंसिडेंट ये हुआ कि यूनिफिल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, एक तरीके से यूनिफिल के जो कमांडर हैं, डिया टाटो एब इटालियन नाम है, मेरे को प्रोनाउंस करने में थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है, एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। डिया टाटो एबेनगरा, ये बेसिकली इटालियन जो हैं कमांडर हैं, मतलब इटालियन मूल के कमांडर हैं, यूनिफिल के इटालियन सेना से आते हैं और इनका कॉन्वॉय जा रहा था, जो बेसिकली फ्रेंच कॉन्वॉय था और इसमें ये यूनिफिल के कमांडर भी थे और इनके ऊपर जो है एक आईडीएफ के फुट सोल्जर ने कथित तौर पे राइफ़ल तान दी थी और इसके बाद में बहुत माहौल जो है उसमें कड़वाहट आ गई थी और 2 जगहों पे और आईडीएफ की तरफ से हमला किया गया यूनिफिल के कॉन्वॉयज़ के ऊपर। तो इसके बाद में बहुत तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि यूनिफिल में तमाम देशों के सैनिक हैं, जिसमें लीड रोल जो है वो ख़ास तौर पे यूरोपियन देश के जो सैनिक हैं वो निभाते हैं। और इसके बाद में हुआ ये कि फ्रांस और इटली दोनों ने, ऐसी खबर आई कि उन्होंने अपने जो एयर बेसेज़ हैं और अपने जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है मिडल ईस्ट में और उनके आसपास के इलाकों में, उनको इस्तेमाल करने के लिए यूएसए को मना कर दिया है। साथ ही साथ फ्रांस ने तो जैसा अपना एयर स्पेस जो है वो यूएस मिलिट्री के लिए बंद कर ही रखा था, उसके अलावा इटली की भी खबर आ रही थी कि इटली ने भी कर दिया है। तो इस तरीके से कई सारे देश हो जाते हैं, जिसमें फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है और पोलैंड है, जो कि अमेरिका के साथ इस वॉर में खड़े होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर एक और खबर आई इटली की तरफ से, ये इटली के रक्षा मंत्री ने ये सफाई दी कि हमने अमेरिका को अपने एयर बेसेस या अपने बेसेस और अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की मनाही नहीं की है, मतलब अमेरिका अभी भी कर सकता है। तो इटली जो है अपने पुराने बयान से पीछा खिसकते हुए दिखाई दिया। इस बीच में इज़राइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फ्रांस जो है उनके खिलाफ जो है एक हॉस्टाइल अप्रोच अपनाए हुए है और उनके खिलाफ जो है एक हॉस्टाइल बिहेवियर कर रहा है और इज़राइल ने जो फ्रांस से उसके जितने भी सिक्योरिटी और डिफेंस परचेज़ थे, उनको कैंसल कर दिया। हालाँकि इसकी ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं आई है। i24 जो कि एक इज़राइली मीडिया आउटलेट है, उसकी तरफ से ये खबर छापी गई थी, जिसको हमने कहा कि आपको बता दें। तो ये एक तरीके से नाटो के जो देश हैं तमाम, जिसमें फ्रांस है, यूके है, इटली है और पोलैंड है, इस तरीके के जितने भी देश हैं, उनके बीच में एक दरार और एक अमेरिका और नाटो के जो दूसरे यूरोपीय पार्टनर्स हैं, उनके बीच में एक दरार हमको साफ दिखाई देती है। और इसके कई कारण जो है, अमेरिका के कई सिक्योरिटी एनालिस्ट जो हैं इस पे सरप्राइज़ दिखते हैं, लेकिन सरप्राइज़ दिखने की कोई बात है नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके का ट्रंप का बिहेवियर रहा है, चाहे वो ग्रीनलैंड को लेके रहा हो, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेके रहा हो, तो इस तरीके के तमाम जो कदम पिछले दौर में ट्रंप की तरफ से उठाए गए और जिस तरीके से उन्होंने हॉस्टिलिटी दिखाई, यूक्रेन में हॉस्टिलिटी दिखाई, ज़ेलेंस्की को जिस तरीके से बेइज्जत करने की कोशिश की और तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें मैक्रो भी हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी बेइज्जत करने की कोशिश की। तो ये जो हॉस्टाइल बिहेवियर ट्रंप की तरफ से था, अब ट्रंप को जब ज़रूरत पड़ी है, अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है, तो वो वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था कुछ महीनों पहले और लगातार जो है, और वो जो ट्रंप का जो बिहेवियर था, वो बेसिकली यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल था कि अब जो है हमको अमेरिका के लिए हम निर्भर नहीं रह सकते हैं अपनी सुरक्षा पे। और सभी जो तमाम यूरोपियन देश हैं, उन्होंने अचानक से अपने रक्षा बजट को बढ़ा दिया था, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि अब नाटो जो है वो बीते दिनों की बात हो गई है, नए रिजीम में जो ट्रंप का जो नया फ़ॉर्मूला है, उसके हिसाब से वो ना नाटो देशों के जो दूसरे देश हैं उनकी मदद करने आएँगे। जो नाटो का आर्टिकल 5 बहुत फ़ेमस आर्टिकल है, जिसके हिसाब से नाटो के किसी एक देश पे हमला तमाम नाटो देशों पे हमला माना जाता है और ये 30-32 देशों का जो है इत्तेहाद है, अलायंस है। और 30-32 देश अगर इस तरीके के एक ट्रीटी में बंधे हुए हों कि एक के ऊपर हमला जो है तमाम देशों पे हमला है, तो ये समझिए इसका पूरे के पूरे नाटो अलायंस का कितना पावरफुल अलायंस ये बन जाता है। लेकिन अब जो है नाटो में साफ-साफ दरार दिख रही है, यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो अलग दिशा में जा रहे हैं और अमेरिका अलग दिशा में जा रहा है, और इस पूरे की पूरी दरार की शुरुआत जो है वो ट्रंप ने खुद ही की थी और ट्रंप अब फँसे हुए हैं और नाटो देश जो हैं वो उनके साथ में वही बिहेवियर कर रहे हैं जो टिट फॉर टैट होता है, जो जैसे को तैसे का बिहेवियर वो यूरोपीय देशों की तरफ से दिखाया जा रहा है। इस बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बहुत
दिलचस्प खबर छपी है और वो खबर जो है वो यूएसए के एग्जिट प्लान को हमको समझाने की कोशिश करती है। और उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप जो है अपने निकटतम जो सहयोगी, उनके जो क्लोज सर्कल का आदमी है, उनको ये बता रहे हैं कि ईरान की कैंपेन वो कुछ ही दिनों में बंद कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को खुलवा पाएँ, चाहे ना खुलवा पाएँ। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि अगर हम ग्राउंड ऑपरेशंस करते हैं, तो इसका मतलब है कि 4 से 6 सप्ताह की जो हमने मियाद ली थी, शुरुआत में पहले जो उन्होंने 4 दिन की ली थी, उसको फिर बढ़ा के 4 से 6 सप्ताह किया था कि 4 से 6 सप्ताह जो है हम इस ऑपरेशन में रहेंगे। और वो 4 से 6 सप्ताह की मियाद जो है वो काफ़ी लंबी बढ़ सकती है, सालों में बदल सकती है, जैसा अफ़गानिस्तान में हुआ है। तो उनका ये कहना था कि ट्रंप प्रशासन का ये कहना है कि वो जो है, चाहे उनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरे होते हैं, चाहे नहीं पूरे होते हैं, वो इस युद्ध से हट जाएँगे। वो और उनका एक तरीका ये हो सकता है कि वो एक बड़ी स्ट्राइक ईरान के ऊपर करें और खुद को विजेता घोषित करते हुए इस युद्ध से खुद को बाहर कर लें, या सीज फायर की अपनी तरफ से घोषणा कर दें। ट्रंप बार-बार कह ही रहे हैं कि हमने ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तो वही रिटॉरिक अब दोहराते हुए ट्रंप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तीसरा उन्होंने ये कहा है कि मतलब डब्ल्यूएसजी में जो खबर छपी उसके हिसाब से कि अमेरिकन जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, अमेरिकन जो आर्मी लीडरशिप है, वो ये चाहती है कि इस युद्ध में बाहर निकलने से पहले वो आईआरजीसी की नेवी की पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को डिसमेंटल कर दें, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुल पाए, या खुलाने में अगर कोई पहलकदमी करे तो उसके लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। तो ये रणनीति एक बनती हुई अमेरिका की तरफ से और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि डब्ल्यूएसजी की खबर है उसके हिसाब से। इस बीच में एसोसिएट प्रेस में एक बड़ी खबर छपी है, उसके हिसाब से सऊदी, बहरीन, कुवैत और अमीराती ये कह रहे हैं सीक्रेटली लगातार, जो अरब जीसीसी के देश हैं, जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो ट्रंप को लगातार कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है बीच में नहीं रुकना चाहिए। या तो ईरान में रिजीम चेंज हो, या ईरान का बिहेवियर चेंज हो सिग्निफिकेंटली, जो जीसीसी देश हैं उनके साथ में। उससे पहले जो है इस युद्ध को बिना अंजाम तक पहुंचाए हुए अगर आपको युद्ध खत्म नहीं करना चाहिए। तो गल्फ जीसीसी के जो देश हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के, वो लगातार अमेरिका के ऊपर इस युद्ध को जारी रखने के लिए दबाव बना रहे हैं। इस बीच में ब्लूमबर्ग ने जो है ईरानी रणनीति को साफ करते हुए कहा है कि ईरान लगातार हूतीज़ के ऊपर दबाव बना रहा है, यमन के, कि वो रेड सी में अपना जो वो कमर्शियल वेसल्स हैं, कमर्शियल शिप हैं, जो मर्चेंट नेवी के जो शिप हैं, उनको हिट करना शुरू करें और एक तरीके से बाब अल मंदाब को बंद करें, ताकि ईरान जो है फिर से एक और दबाव का पॉइंट जो है ईरान के पास में आए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ और बाब अल मंदाब दोनों बंद होने की स्थिति में बहुत ज़्यादा दबाव पूरी दुनिया पे आ जाएगा, उसके सारे व्यापारिक रास्ते लगभग रुकने की स्थिति में आ जाएँगे। तो ये ईरान चाह रहा है कि उनके ऊपर लगातार दबाव ना आए, कोई बड़ी यूएस स्ट्राइक ना आए, उससे पहले बाब अल मंदाब को भी बंद कर दिया जाए, ताकि ईरान के पास में एक बड़ा नेगोशिएशन चिप हो और वो अपनी शर्तों पे इस युद्ध को खत्म करवा पाए। तो ये ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट छापी गई है। इस बीच में अमेरिकन आउटलेट एक्सियस में एक बड़ी खबर छपी है। एक्सियस के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी, जो कि वहाँ पे सत्ताधारी पार्टी है अमेरिका में, वो हेल्थ बजट में कटौती करने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि उसको पेंटागन को, जो वहाँ का आर्मी हेडक्वार्टर है, उसको $200 बिलियन पे करना है। उसके लिए $200 बिलियन का बजट बढ़ाना है, ताकि वो ये युद्ध, जो ईरान युद्ध है, उसको कंटिन्यू कर पाए, क्योंकि पेंटागन ने इस युद्ध के शुरू होने के पहले सप्ताह में ही ये मांग कर दी थी कि उनको 200 बिलियन के एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्सियस का ये कहना है कि ऐसी स्थिति में हेल्थ बजट पे, जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसकी कटौती, उसके बजट की कटौती जो है अमेरिकन सरकार के द्वारा की जा सकती है। तो कुल मिला के ये युद्ध जो है वो अमेरिका के सिविलियन पॉपुलेशन पे पहुंच गया है, अमेरिका के आम नागरिकों की जेब पे पहुंच गया है, जिनका इस युद्ध से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका अगर इस युद्ध को जीतता भी है, तो वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन को इससे बहुत कोई फायदा होने वाला नहीं है। और वहाँ पे बेगुनाह जानें जो हैं ईरान में लगातार जा रही हैं। तो इसी तरीके से अमेरिका की जो सिविलियन पॉपुलेशन है, जो कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग पहले ही अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, और अब उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इस युद्ध के चलते। तो ये एक्सियस ने छापा है। और इस बीच में अब्बास अरगची जो हैं ईरान के विदेश मंत्री, उन्होंने एक और मार्के का बयान दिया है, और इस बयान को थोड़ा-सा हम डिटेल में समझें, क्योंकि बार-बार वो जो है जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की जो कंट्री हैं, उनके बारे में पॉजिटिव सकारात्मक बयान क्यों दे रहे हैं और क्यों देते आए हैं। तो इसमें उन्होंने ये बयान दिया है कि हम सल्तनते सऊदी अरेबिया, मतलब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की इज़्ज़त करते हैं और उसे अपना बिरादर मुल्क मानते हैं, मतलब अपना ब्रदरली नेशन मानते हैं। और हमारे ऑपरेशन जो हमलावर दुश्मन है, जो उनके ऊपर एग्रेसर जो एनिमी है, उसके खिलाफ हैं, जो कि ना तो अरबों की इज़्ज़त करता है, ना ही ईरानियों की इज़्ज़त करता है, और ना ही वो
कोई सुरक्षा दे सकता है अरबों को, और ना वो ईरानियों की तो इज़्ज़त करता भी नहीं है। तो ऐसा इनका अरुचि का कहना है। और यही समय सही समय, उन्होंने ये लिखा कि यही सही समय है कि आप अमेरिकन्स को यहाँ से बाहर धकेल दें, क्योंकि वो आपको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। फिर उन्होंने फ़ोटो लगाई है जो कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस की है, और जो ईरानी हमला प्रिंस सुल्तान एयरबेस का हुआ था, जिसमें अमेरिका के कई रिफ्यूलर और एक एवैक जेट जो है, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो जेट है, वो हिट हुआ था ई-3। तो उसकी फ़ोटो लगाई उन्होंने ई-3 की, और कहा है, उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, देखो हमने यूएस के एरियल कमांड का क्या हाल किया है। और तो अर्गची का कुल मिला के मोटा-मोटी ये बयान है कि जो अरब देश हैं, उनको अमेरिका को बाहर धकेल देना चाहिए, जो उनके एयर एयर बेसेस हैं, जो मिलिट्री बेसेस हैं, जो सिक्योरिटी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ से अमेरिकन्स को हटा देना चाहिए। और एक कॉर्पोरेशन की कंडीशन जो है जीसीसी कंट्रीज़ और ईरान के बीच में हो सकती है, एक ऐसी बातचीत हो सकती है कि ये पूरा का पूरा रीजन, जो कि गल्फ रीजन है, जो पर्शियन गल्फ का रीजन है, वो एक तरीके से एक साथ एकजुट खड़ा हो पाए। और अर्गची बार-बार ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्लाम में एक बहुत पुरानी फॉल्ट लाइन है शिया और सुन्नी की, और लगातार इज़राइल की तरफ से ये कोशिश की जा रही है किसी तरीके से अरब मुल्कों को जो है इस पूरे के पूरे युद्ध में उतार के उस फॉल्ट लाइन को, पुराने जो आपसी मतभेद हैं, उनको थोड़ा-सा और गहरा करके, और इन अरबों को और ईरानियों को आपस में लड़ा दिया जाए, शिया और सुन्नी के नाम पे। तो ये ईरान की तरफ से इज़राइल की तरफ से एक डिज़ाइन ये भी बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब्बास अरगची बार-बार ये कहते रहे हैं, रिपीटेडली ये कहते रहे हैं कि इज़राइल का ये डिज़ाइन है, इज़राइल की ये कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से ईरानियों और अरबों के बीच में शिया सुन्नी के फ़साद करवा दें। वो जो मतभेद बहुत सालों से चल रहा है, सदियों से चल रहा है, उसको गहरा करके जो है अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए अब्बास अरगची या ईरानी जो भी लीडरशिप है, वो बार-बार अरब देशों के खिलाफ जो है, अरब देशों के खिलाफ कोई भी बयान देने से बचती है, और अरब देशों के प्रति जो है, एक वो सकारात्मकता, एक नरमी दिखाती है, ताकि जो है वो पुराना शिया और सुन्नी का जो विवाद है, वो सरे जंग ना आ जाए, बीच जंग में ना शुरू हो जाए। तो अब चलते हैं अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, एक तरीके से वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, पीट हेगसेथ, उनके बयान की तरफ से। उन्होंने बयान देके ये बताया कि अमेरिका की क्या रणनीति रहने वाली है आने वाले दिनों में, अमेरिका इस वॉर में किस तरीके से पार्टिसिपेट करने वाला है। तो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे कहा है कि कई ऐसे देश हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलाना चाहिए। उन्होंने क्रिटिकल वाटरवे का नाम लिया है, हालांकि उन्होंने देशों का नाम नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका की तरफ से बार-बार यूरोपीय यूनियन, इवन चाइना, जापान और जो ईस्ट एशिया के देश हैं, उनके ऊपर ये क्यों दबाव बनाया जा रहा है कि उनको ये वाटरवे जो है उसको खुलवाना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को खुलाना चाहिए, आपको ये समझना ज़रूरी है। दरअसल अमेरिका दुनिया भर में क्रूड ऑयल और गैसोलीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आज की तारीख में, और उसकी डिपेंडेंसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ पे नहीं है। अमेरिका के लिए जो तेल जाता है, जो गैसोलीन जाती है, वो खुद प्रोड्यूस करता है, और उसके पास में अभी-अभी जो वेनेजुएला पे उसने ऑयल फील्ड्स पे, गैस फील्ड पे जो कब्ज़ा किया है, वो उनके पास में है। तो अमेरिका की कोई डिपेंडेंसी, एनर्जी डिपेंडेंसी जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के ऊपर नहीं है। तो किनकी डिपेंडेंसी है? यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी। यूरोपियन यूनियन की डिपेंडेंसी पहले रशिया पे ज़्यादा थी, लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद में यूरोपियन यूनियन ने रशिया से ऑयल ऑयल और क्रूड ऑयल और गैस जो है वो लेना बंद कर दिया था। तो धीरे-धीरे जो अल्टरनेटिव जो सोर्स हो सकते थे, वो सोर्स थे गल्फ कंट्रीज़, और गल्फ कंट्रीज़ से भी अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ क्योंकि चोक है, तो यूरोपियन यूनियन के लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी की कंडीशन, इमरजेंसी जो है खड़ी हो गई है। तो बार-बार अमेरिका की तरफ से इसलिए यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, उनको ये कहा जा रहा है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलवाइए, और इसके साथ चाइना को ये कहा जा रहा है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलवाइए, और हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। तो कुल मिला के जो हमने आपको पहले बताया था कि एक तरीके से ट्रंप बार-बार ये कह रहे हैं, ये इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ खुलवाए बिना भी मैं सीज़ फायर की घोषणा कर सकता हूँ और इस युद्ध से बाहर निकल सकता हूँ। ये इसी वजह से है, अगर यहाँ पे अमेरिका की एनर्जी डिपेंडेंसी होती, तो अमेरिका शायद इस युद्ध को आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होता। दूसरी बात ये है कि पीट हेगसेथ का ये कहना था कि अमेरिका इस युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म करेगा, ट्रंप की शर्तों पे खत्म करेगा। तो उन्होंने ट्रंप का नाम स्पेशली लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है ऐसे नहीं जाएँगे, और हम इस पूरे युद्ध को अपने तरीके से खत्म करेंगे। और तीसरी बात उन्होंने की कि बातचीत चल रही है, बातचीत मोमेंटम पकड़ चुकी है, तेज़ी पकड़ रही है धीरे-धीरे, और साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर बातचीत हमारा नेगोशिएशन ईरान के साथ नहीं होता है बातचीत के ज़रिए डिप्लोमेटिक वे से, तो फिर हम बम से नेगोशिएशन करेंगे। कुल मिला के अगर हमसे बात नहीं करोगे, हमारी शर्तों पे अगर नेगोशिएशन नहीं करोगे, 15 पॉइंट्स जो हमने दिए हैं उस पे नेगोशिएशन नहीं करोगे, तो हम आपके ऊपर बम बरसाना जारी रखेंगे। तो ये उन्होंने पीट हेगसेथ ने कहा। और इसके अलावा उन्होंने इस बात को, क्योंकि बार-बार चर्चा हो रही थी, कल भी हमने आपको बताया था कि अमेरिका जिस तरीके की तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है एक संभावना ये बनती है कि अमेरिका अगले सप्ताह तक
जो है बूट्स ऑन ग्राउंड उतार दे, वहाँ पे कोई ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोशिश करे। हालाँकि अमेरिका का जो जो आर्मी लीडरशिप है, अमेरिका की जो सिक्योरिटी लीडरशिप है और ट्रम्प प्रशासन जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड को लेके थोड़ा-सा रिलक्टेंट, थोड़ा-सा हेजिटेट दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा वो अपने पैर पीछे खींच रहा है क्योंकि उसको ये समझ में आ रहा है कि एक बार अगर हमने सैनिक ज़मीन पे उतार दिए तो वो युद्ध कितना लंबा चलेगा, इसका कोई अंदाज़ा किसी के पास में नहीं है। और अमेरिका में ट्रम्प आए ही इसी बात पे थे, उन्होंने लगातार क्रिटिसाइज़ किया था अपने से पहले के जो राष्ट्रपति थे उनको, कि वो दूसरी जगहों पे अननेसेसरी वॉर्स में जाके और अमेरिका के रिसोर्सेज़ उनको बर्बाद करते हैं, अमेरिका के सैनिक उसमें मारे जाते हैं, तो मैं ऐसे किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। अब वो इस वॉर में घुस चुके हैं, जो कि उन्होंने ये इनिशियली सोचा था कि 48 घंटे से 4 दिन का होगा, फिर उन्होंने 4 सप्ताह की मियाद ली, वो भी आज पूरी हो चुकी है, 31 दिन हो चुके हैं और अब वो 6 सप्ताह की मियाद पे बैठे हुए हैं। लेकिन ट्रम्प जो है किसी भी तरीके से इस युद्ध को बहुत लंबा खींचने के मूड में दिखाई नहीं देते हैं। हालाँकि दोनों तरीके के संकेत मिल रहे हैं, एक तरफ से ये संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है कि अमेरिका कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दे, क्योंकि हिब्रू मीडिया कंटिन्यूअसली, जो इज़राइली मीडिया है, वो ग्राउंड ऑपरेशंस की बात कर रहा है। तो 2 हमारे पास में मिक्स से संकेत हमारे पास में आ रहे हैं। तो अब हम कुल मिला के ये समझते हैं कि ये वॉर जो है आज 31वें दिन हमको किधर जाता दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझना होगा और ये इस बात में किसी को कोई संदेह, कोई भ्रम, कोई शोभा नहीं होना चाहिए कि ईरान के लिए अमेरिका को मिलिटरीली डिफीट करना जो है वो संभव नहीं है। और ये हम आपको बार-बार कहते आए हैं कि आप कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन एक माइटी मिलिट्री है अमेरिका के पास में, दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे उन्नत, सबसे मॉडर्न मिलिट्री जो है वो अमेरिका के पास में है। हालाँकि हमने साथ में आपको ये भी समझाया था कि जब असिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, तो अमेरिका को जो है बहुत दिक्कत आती है, वहाँ के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको बहुत दिक्कत आती है गुरिल्ला वॉरफेयर में, असिमेट्रिक वॉरफेयर में लड़ने में, क्योंकि वो उसके लिए ट्रेंड नहीं है। लेकिन आपको साथ में ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका जो है वो उसके जो ये मिलिट्री माइट है उसके ऊपर एक ईरान ने वो हरा तो नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर एक सवालिया निशान ईरान ने खड़ा कर दिया है। क्योंकि अमेरिकन आर्मी जो है, अमेरिकन मिलिट्री जो है, अमेरिका की जो सिक्योरिटी अपैरेटस है, वो यहाँ पे अब जो है ऑप्शंस उनके पास में जो है वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो इस युद्ध में घुसे थे और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ में घुसे थे, उसका एग्ज़िट प्लान उनको नहीं मिल रहा है, वो किस तरीके से निकलेंगे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इज़राइल जो है उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, वो लंबे वॉर के लिए तैयार है ईरान के साथ में। हालाँकि उसके इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे हैं, उसकी भी हालत जो है खराब होती जा रही है, उसके ऊपर भी आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और उसको नुकसान भी ईरान ने काफ़ी पहुँचाया है। इसके बावजूद जो है वो लगातार अपना एक्सपेंशन जारी है, वो फिर से जो है लेबनान के साउथ का इलाका, जो लिटानी रिवर के प से साउथ का इलाका है, उसके ऊपर एक तरीके से वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। और जब तक ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो जाता कि साउथ ऑफ लिटानी रिवर का पूरा इलाका, वहाँ पे इज़राइल जाके नहीं बैठ जाता है नए सिरे से, तब तक वो अपने ऑपरेशंस रोकेगा नहीं। दूसरा, ईरान के खिलाफ भी वो एक लंबी लड़ाई के लिए माइंडसेट में, एक लंबी लड़ाई के मूड में है। तो आने वाले समय में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, कि एक स्थिति ये बनती है कि अमेरिका इस युद्ध से एक अचानक से एक बड़ा हमला करे और उसके बाद में खुद को विजेता घोषित करते हुए इस युद्ध से बाहर निकल जाए और पर्दे के पीछे से, या मतलब पर्दे के सामने से ही इज़राइल को मदद देता रहे, लेकिन खुद इस वॉरफेयर के फ्रंट लाइन पे जाके खड़ा ना हो, खुद जो है मोर्चे पे जाके लड़े ना, पीछे से जो है सप्लाई जो है जितनी भी मदद वो इज़राइल की कर सकता है, वो करता रहे, लेकिन फ्रंट लाइन पे ना लड़े। तो ये एक अमेरिका की स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन इसके लिए अमेरिका को चाहिए एक फेस सेविंग, क्योंकि अमेरिका की ये इज़्ज़त का सवाल है कि ईरान ने लगातार 30 दिन उसके साथ में लड़ाई लड़ते हुए भी हार नहीं मानी। ये वॉर चाहे किसी भी दिशा में कल ईरान जो है पूरी तरीके से नस्ते-नाबूद हो जाए, लेकिन ईरान पॉलिटिकली और नैरेटिव में ये वॉर जीत चुका है। ईरान के पक्ष में जो है बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और एक आम आदमी से, या सिक्योरिटी भी आप जो कम्युनिटी है जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस का काम करती है, या सिक्योरिटी के इर्द-गिर्द बातें करती है, सोचती है, जिनका काम ही यही है। मेरे जैसे पत्रकार भी हैं उसमें, कई थिंक टैंक के लोग भी हैं और जो कुछ आर्मी वेटरन्स वगैरह हैं, तो वो जिस तरीके की बातें करते हैं, तो हमारे बीच में भी ये बात हो रही है, हमारे बीच में भी ये चैटर हो रही है कि जिस तरीके का रेजिस्टेंस ईरान की तरफ से अमेरिका के खिलाफ, जो कि दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी मानी जाती है, इज़राइल की आर्मी जो कि सबसे ज़्यादा स्किल्ड आर्मी और सबसे ज़्यादा स्किल्ड एयरफोर्स मानी जाती है, उसके खिलाफ ईरान ने जैसा रेजिलियंस दिखाया है, जिस तरीके का विरोध दिखाया है, जिस तरीके का विद्रोह दिखाया है, जिस तरीके का प्रतिरोध दिखाया है, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। किसी ने भी इतना अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ईरान इतने लंबे समय तक जो है वो अमेरिकी विद्रोह स्ट्राइक्स के खिलाफ, इज़राइली स्ट्राइक्स के खिलाफ टिक पाएगा।
और ये स्थिति अभी फ़िलहाल बनती है। तो नैरेटिव में जो है ईरान एक तरीके से एज पे है, हमको आगे खड़ा दिखाई देता है, हमको जीत के करीब खड़ा दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमने कोशिश की थी कि हम 24 घंटे के सारे अपडेट जो हैं उनको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करें। और सामान्य तौर पे मेरे साथी सौरभ होते हैं, अब 2 दिन से मैं वीडियो अकेले कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर आप बताइए कि आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं? कल आपकी तरफ से कई लोगों ने ये कमेंट किया था कि मेरी थोड़ा-सा बोलने की स्पीड अपनी धीरे करनी चाहिए, वो आज मैंने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके इसी तरीके के फीडबैक आते रहेंगे और मैं अपने आप में सुधार करता रहूँगा, ताकि मैं आपके सामने और अच्छे से अपना कंटेंट और अपने अपने विश्लेषण अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ में पेश कर सकूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए न्यूज़ पिंच।